गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत है। जो हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3 है आज। उसमें हम जानेंगे वर्चस्व ढांचागत ताकत के अर्थ में। तो वर्चस्व क्या है उसके बारे में हमने कुछ अध्ययन किया था अभी पहले 2 पार्ट में अपने। उससे आगे का अध्ययन करेंगे। तो उसमें स्टार्टिंग करते हैं बच्चों आज की क्लास का। वर्चस्व का दूसरा अर्थ पहले अर्थ से भिन्न है। इसका संबंध वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक विशेष समझ से है। इस प्रकार की समझ को मूलभूत धारणा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक ऐसा स्वेच्छाचारी देश आवश्यक है जो स्वयं के हितों व तथ्यों को सुरक्षित तथा संचालित रखने में सक्षम है। तो विश्व पटल पर एक ऐसे देश की आवश्यकता होती है जो अपने हितों और तथ्यों को संरक्षित करके संचालित कर सके। ऐसे देश के लिए यह आवश्यक होता है कि उसके पास अर्थव्यवस्था स्थापित करना तथा उसे सुचारू रूप से संचालित करने की क्षमता होनी चाहिए, और ये क्षमता उसके पास लगातार निरंतर होनी चाहिए। साथ ही साथ यह भी आवश्यक होता है कि वैश्विक जो व्यवस्था है वह प्रत्येक स्थिति में एक सी बनी रहे। सर्वप्रथम इस देश या ऐसे देश को अपना वर्चस्व बनाए रखना तथा व्यक्तिगत हित के लिए कुछ विशेष कार्य करना होता है। लेकिन बच्चों इस प्रक्रिया में उनको ऐसे देशों को कुछ हानि भी उठानी पड़ती है। दूसरा यह है कि प्रतियोगी देश वैश्विक अर्थव्यवस्था के खुलेपन का भी लाभ उठाते हैं। विश्व पटल पर अन्य देशों के साथ उनकी खुली प्रतिस्पर्धा होती है। इस व्यवस्था से कोई अतिरिक्त आर्थिक भार उनको वहन नहीं करना पड़ता। वर्चस्व के इस दूसरे अर्थ को ग्रहण करें तो इसकी झलक विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं को उपलब्ध कराने में अमेरिका की भूमिका प्रमुख मिलती है। अर्थात विश्व पटल पर सार्वजनिक वस्तुओं का उपलब्ध कराने में अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सार्वजनिक वस्तुओं से आशय यह है कि इसका उपयोग यदि एक व्यक्ति करे तो दूसरे के लिए भी उसका अभाव न हो, अर्थात कमी न हो, अर्थात पर्याप्त मात्रा में विश्व पटल पर वह वस्तु मिल सके। जैसे स्वच्छ वायु, स्वच्छ सड़क और सार्वजनिक वस्तु आदि इसके उदाहरण हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सार्वजनिक वस्तु का सबसे उचित उदाहरण समुद्री मार्ग या समुद्री व्यापार मार्ग है, जिसका उपयोग व्यापारी जहाज़ों के द्वारा किया जाता है। तो व्यापारी वर्ग जो है अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए समुद्री मार्गों का प्रयोग करते हुए जहाज़ के माध्यम से अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर अर्थात एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं। स्वतंत्र वैश्विक व्यवस्थाओं से मुक्त व्यापारी समुद्री मार्गों के बिना संभव नहीं है। विश्व स्तर पर समुद्री मार्ग का बहुत बड़ा महत्व होता है। अधिक वर्चस्व वाली शक्तिशाली देश अपनी नौसेना की शक्ति के आधार पर समुद्री व्यापार के आवागमन के नियम निर्देश निर्धारित करते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में आवागमन को सुनिश्चित करते हैं। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने सामान को एक देश से दूसरे देश में भेजने के लिए वह अपनी व्यवस्था निर्धारित करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश नौसेना का बल कम हो गया। यह भूमिका अमेरिका नौसैनिकों द्वारा निर्वाह की जाने लगी। अर्थात जो जिम्मेदारी ब्रिटिश नौसेना ने संभाल रखी थी, अब वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के पास आ गई। वैश्विक सार्वजनिक वस्तु का अति आधुनिक उदाहरण है इंटरनेट। यद्यपि आज इंटरनेट के माध्यम से वर्ल्ड वाइड अर्थात विश्व जोड़ता जाल का आभारी संसार साकार हो गया है, किंतु हमें इस तथ्य को स्मरण रखना चाहिए कि इंटरनेट
अमेरिका अनुसंधान परियोजना का ही परिणाम है। आज पूरे विश्व को जो इंटरनेट की देन है उसमें सबसे बड़ा योगदान अमेरिका का ही रहा है। यह परियोजना जो अमेरिका द्वारा प्रारंभ की गई बच्चों वह 1950 में प्रारंभ की गई थी। आज भी इंटरनेट उपग्रह एक वैश्विक क्षेत्र पर आधारित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सबसे अधिक उपग्रह अमेरिका के पास है। सभी इस तथ्य को भली भांति समझते हैं कि अमेरिका विश्व के प्रत्येक भाग, वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र तथा प्रौद्योगिकी के प्रत्येक स्थान पर किसी न किसी रूप में उपस्थित है। अर्थात विश्व पटल पर अमेरिका अपनी पहचान प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी रूप में बनाए हुए है। विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की प्रतिभागिता लगभग 21% है। यदि विश्व के व्यापार में यूरोपीय संघ के अंतरिम व्यापारों को भी सम्मिलित कर लें तो विश्व के कुल व्यापार के अंदर भी अमेरिका की प्रतिभागिता लगभग 14% हो जाती है। विश्व की अर्थव्यवस्था का एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें अमेरिका का योगदान न हो, अर्थात अमेरिका की कंपनी अग्रणी न हो, आगे न हो। अमेरिका की आर्थिक प्रबलता उसकी वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक विशेष आकार और विशेष रूप से ढालने की बच्चों शक्ति देती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात करें तो ब्रिटेन के वुड प्रणाली से स्टार्टिंग होती थी, प्रारंभ होती थी। अमेरिका द्वारा संचालित यह प्रणाली आज भी पूरे विश्व की मूल संरचना के रूप में कार्य कर रही है। इस प्रकार हम विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व व्यापार संगठन को अमेरिकी वर्चस्व की परिणति मान सकते हैं। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन अमेरिकी वर्चस्व के परिणाम स्वरूप ही है। यदि मैंने विज्ञान लिया होता तो मुझे मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश परीक्षा में बैठना होता। इसका मतलब होता कि बहुत से उन लोगों को मुकाबला करना जो डॉक्टर या इंजीनियर बनकर अमेरिका जाना चाहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से बताया गया है। अमेरिका की भौतिक शक्ति का एक मानक उदाहरण MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की अकादमिक उपाधि है। तो यह विशुद्ध रूप से अमेरिका धारणा है। व्यवसाय स्वयं में एक व्यापार है, कौशल पर आधारित है। कई ऐसे उदाहरण हैं जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में वार्टन स्कूल के नाम से विश्व व्यापार का पहला स्कूल अमेरिका में खोला गया। इसकी स्थापना 1881 में हुई। MBA के पाठ्यक्रम 1900 में। अमेरिका के बाहर के जो अन्य देश हैं उन्होंने 1950 में जाकर उन पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किया, लागू किया। तो ऐसे पाठ्यक्रम सबसे पहले अमेरिका में बच्चों लागू किए गए। बात करें सांस्कृतिक अर्थ में वर्चस्व की तो अमेरिका वर्चस्व का मात्र शुद्ध रूप से सैन्य तथा आर्थिक संदर्भ में ही आकलन करना भूल होगी। अर्थात अमेरिका का जो वर्चस्व है वह केवल सैनिक और आर्थिक रूप में ही नहीं है, बल्कि बच्चों सांस्कृतिक रूप में भी अमेरिका का वर्चस्व है। अमेरिकी वर्चस्व पर विचारधारा उसकी सांस्कृतिक संदर्भों पर विचार करना चाहिए। वर्चस्व इस अर्थ का रिश्ता सहमति गढ़ने की शक्ति से है। वहीं वर्चस्व का तात्पर्य सामाजिक, राजनीतिक तथा विशेष विचारधारा के धरातल पर किसी विशेष दबदबे से है। अर्थात अमेरिका ने सभी क्षेत्रों में, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, सैन्य रूप में हो, अपना वर्चस्व कायम विश्व स्तर पर किया हुआ है। किसी प्रभुत्व देश अथवा वर्ग की सहमति रखना, उसकी नीतियों का समर्थन करना तथा उन्हीं के समान दृष्टिकोण मापदंड स्थापित करना उस देश का वर्चस्व कहलाता है। अर्थात
हम उदाहरण के रूप में अमेरिका को मानकर चले। अमेरिका जैसे मानदंडों को यदि दूसरा देश अपनाता है तो वह अमेरिकी वर्चस्व कहलाएगा। विश्व राजनीतिक दृष्टिकोण से इस वर्चस्व के अर्थ को समझने से स्पष्ट होगा कि प्रभुत्व संपन्न देश केवल सैन्य शक्ति से ही काम नहीं लेते, अपितु प्रतिद्वंदी अथवा अपने से दुर्बल देशों के साथ आचार व्यवहार को भी प्रमुखता से लाते हैं। तो बच्चों, केवल सैन्य शक्ति ही नहीं, अपने आचार विचार के माध्यम से भी ऐसे देश अन्य देशों से अपने संबंध बनाते हैं जिससे सबसे अधिक शक्तिशाली देश हित साधन हो और उसका प्रभुत्व निश्चल रहे। तो इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि जो संपूर्ण प्रभुत्व देश है वह साम दाम दंड भेद किसी भी नीति का प्रयोग करके अपना वर्चस्व कायम पूरे विश्व पर रखना चाहता है, अधिक से अधिक देशों पर रखना चाहता है। आज विश्व अमेरिका का प्रभुत्व तथा दबदबा मात्र सैन्य या आर्थिक संसाधनों के कारण नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक विचारधारा भी एक महत्वपूर्ण कारक है अमेरिकी वर्चस्व का। चाहे कोई तर्क रखे या कुतर्क, किंतु यह सत्य है सुविधापूर्ण जीवन और व्यक्तिगत सफलता के विषय में जो धारणाएं पूरे विश्व में प्रचलित हैं वे विश्व के अधिकतर लोगों के जो स्वप्न हैं 20वीं शताब्दी में अमेरिका के ही प्रचार प्रसारित आचार व्यवहार के द्वारा प्रतिबिंबित होती है। अमेरिकी संस्कृति अति आकर्षक तथा चुंबकीय है। इसका कारण यह है कि अन्य देशों की तुलना में शक्तिशाली है। वर्चस्व का यह सांस्कृतिक सकारात्मक रूप तो है, अब वह अपना मत बल पराक्रम से ही नहीं अपितु आपसी सहमति से स्पष्ट करते हैं। अन्य देशों के साथ मित्रवत संबंध रखने में सक्षम होते हैं। तो केवल सैन्य बल के आधार पर ही नहीं, कूटनीतिक बल पर भी अमेरिका ने अपना वर्चस्व कायम किया है। समय की धारा में बहते बहते हम इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि अब इसको सही मानने लगे। हमारे आसपास का पर्यावरण, क्या आपको आंद्रे या उसकी कूल जीन्स स्मरण है? जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि आंद्रे के माता पिता सोवियत संघ में थे। जब वो युवा थे तो उनकी पीढ़ी के युवा वर्ग नीली जीन्स को स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। यदि आप बच्चों अभी भी देखें, वर्तमान में देखें, तो युवा वर्ग ज़्यादातर जीन्स प्रयोग में लाता है, पहनता है। उस समय के युवक युवतियाँ अपना वर्ष भर का वेतन चोर बाजार में विदेशी पर्यटन से नीली जीन्स खरीदने में व्यय कर देते थे, खर्च कर देते थे। अर्थात अपनी कमाई को वह अपने कपड़ों पर व्यय कर देते थे, खर्च कर देते थे। इस प्रकार की व्यवस्था चाहे जो भी हो, किंतु सोवियत संघ के युवा वर्ग के लिए नीली जीन्स अच्छे जीवन की आकांक्षाओं का प्रतीक बन गई थी। अर्थात जो नीले कलर की जीन्स पहनता था उसको धनी वर्ग और युवाओं की सोच को अच्छा समझा जाता था। वह जीवन के अच्छे लोग समझे जाते थे। वह सोवियत संघ में उपलब्ध नहीं था। शीत युद्ध काल में जब अमेरिका का अनुभव हुआ तो सैन्य शक्ति के माध्यम से सोवियत संघ को पराजित करना असंभव था। तत्कालीन परिस्थितियों ने भौतिक शक्ति तथा सांस्कृतिक प्रभुत्व के द्वारा सोवियत संघ पर विजय प्राप्त की। तो अमेरिका ने अपनी कूटनीति से, अपने सांस्कृतिक प्रभुत्व से, भौतिक शक्ति के कारण सोवियत संघ पर विजय प्राप्त की। सोवियत संघ की केंद्रीकृत तथा एक सुनियोजित अर्थव्यवस्था उसके आंतरिक संगठन का एक वैकल्पिक आदर्श प्रतिदर्श था। किंतु शीतकालीन समय में विश्व की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी गति से ही चलती रही। अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी विजय सांस्कृतिक प्रभुत्व की सीमा के अंदर रहकर ही प्राप्त की, अर्थात अपनी संस्कृति को अन्य देशों तक उसने पहुंचाया। सोवियत संघ के निवासियों की नीली जीन्स के प्रति आकर्षण इस तथ्य को स्पष्ट भी करता है कि अमेरिका एक सांस्कृतिक उत्पाद के बल पर सोवियत संघ की दो पीढ़ियों अर्थात युवा वर्ग और प्रौढ़ वर्ग
की दूरियों को स्थापित करने में सफल रहा। तो एक संस्कृति का एक उदाहरण के माध्यम से बताया गया कि अमेरिका ने अन्य सोवियत संघ पर किस प्रकार वर्चस्व कायम किया। अमेरिकी शक्ति के रास्ते में क्या क्या अवरोध हैं, नया पॉइंट है, उसके बारे में जानेंगे। इतिहास साक्ष्य है कि साम्राज्यों का पतन उनकी अपनी आंतरिक दुर्बलताओं के कारण होता है, किंतु इसी प्रकार अमेरिका वर्तमान की सबसे बड़ी बाधा उसके वर्चस्व के अंदर ही उपस्थित है। क्या है उसके मुख्य 3 अवरोध, कौन कौन से हैं? पहला है, सबसे बड़ी जो घटना थी 11 सितंबर 2000 की घटना ने अमेरिका को झकझोर करके रख दिया। पहला व्यवधान स्वयं अमेरिका का संस्थागत ताना बाना है। यहाँ शासन के तीनों अंगों के मध्य शक्ति का विभाजन है और यही ताना बाना कार्यपालिका सैन्य शक्ति के निरंकुश प्रयोग पर अंकुश लगाने का कार्य करता है। दूसरा है स्वच्छ अमेरिकी समाज। अमेरिका में प्रचलित जनसंचार के साधन समय समय पर वहाँ के जनमत को एक विशेष दिशा देने का प्रयास करते हैं या उसको रुख मोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसी प्रकार अमेरिका राजनीति संस्कृति के अंतर्गत अपने शासन के उद्देश्यों तथा विधि विधान को लेकर गहन संदेह का भाव रहता है, जिसके कारण अमेरिका का जो वर्चस्व है वह उसके रास्ते में एक रोड़े की तरह कार्य करता है। अमेरिकी के विदेश सैन्य अभियान पर अंकुश लगाए रखने के लिए उन्होंने बहुत सारे अन्य तथ्य भी हो सकते हैं। वस्तु अमेरिका शक्ति के मार्ग में उपस्थित तीसरा व्यवधान जो सबसे अधिक है वह है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत एक ऐसा संगठन जो संभवतः अमेरिका शक्तियों पर अंकुश लगा सकता है। उस संगठन का नाम है बच्चों नाटो। नाटो से तात्पर्य है उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका का बहुत बड़ा लोकतंत्र जो संगठन है, जो देश हैं, उसको जारी रखने के लिए इसको जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन देशों की अर्थव्यवस्था बाजार मूलक है। अतः इस बात की संभावना बनती है कि नाटो में सम्मिलित अमेरिका के समर्थक देश उसके वर्चस्व पर अंकुश लगाकर सुनियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। तो जो नाटो के सदस्य राष्ट्र हैं बच्चों, वो अमेरिका की निरंकुशता पर रोक लगाने का निरंतर प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार आज का हमारा ये टॉपिक अमेरिका की शक्ति में अनेकों रास्ते या रोड़े समाप्त होता है। नया टॉपिक लेकर आएंगे, भारत और अमेरिका के कैसे संबंध रहे हैं। धन्यवाद।